brought to you by Infinix. एक राजा है विदेश यात्राओं का शौकीन। वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। अपने आभा मंडल में वो इतना तल्लीन है कि उसके जहन से जनता कब की गायब हो चुकी है। मंत्रियों और अधिकारियों को जरूरी मुलाकात के लिए भी राजा साहब के कुछ खास दोस्तों की परमिशन लेनी पड़ती है और इस वजह से देश में अजीबोगरीब संकट खड़ा हो गया है। ये कहानी नॉर्थ अफ्रीका के देश मोरक्को और वहाँ के किंग मोहम्मद सिक्स्थ की है, जिन्हें उनकी हरकतों के कारण द मिसिंग किंग यानी गुमशुदा सुल्तान भी कहा जाता है। मोहम्मद 1999 से मोरक्को की गद्दी पर हैं। उनके सामने अरब क्रांति हुई, इसने अरब देशों को हिला कर रख दिया, मगर मोहम्मद की कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई, उल्टा उनकी स्थिति मजबूत हुई। लेकिन अब ये दरख्त टूट रहा है। सल्तनत के बड़े मंत्री और अधिकारी दबी जबान में नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि राजा अय्याशी के चक्कर में मुल्क को डुबो रहे हैं। इस नाराजगी के केंद्र में एक मार्शल आर्ट चैंपियन है, जिसके इशारे पर राजा ने सल्तनत को ठेंगे पर रख दिया है। उसको मोरक्को का रासपुतिन कहा जा रहा है। आज के शो में हम मोरक्को और किंग मोहम्मद की कहानी आपको विस्तार से बताएंगे और जानेंगे जर्मनी से आया एक फाइटर कैसे मोरक्को का सर्वे सर्वा बन गया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी मोरक्को की। ये अफ्रीकी महाद्वीप है। उत्तर की तरफ बढ़ने पर अंतिम कोने पर जो जमीन दिखती है वही मोरक्को है, एकदम स्पेन को छूता हुआ। अगर बीच में समंदर ना होता तो शायद उसको यूरोप का हिस्सा मान लिया गया होता। मोरक्को पश्चिम और उत्तर में 2 समंदरों से घिरा है, अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर। पूरब की तरफ अल्जीरिया है, उसके साथ दुश्मनी का लंबा इतिहास है। फिर दक्षिण में पड़ता है वेस्टर्न सहारा। 1975 से पहले तक ये स्पेन की कॉलोनी थी। फिर मोरक्को ने इस पर कब्जा कर लिया। वेस्टर्न सहारा का 80% हिस्सा मोरक्को के पास है। अमेरिका ने इस कब्जे को मान्यता दे रखी है। बाकी हिस्से में सहरावी लोग रहते हैं। सहरावी कबीले सदियों से उत्तरी सहारा में रहते आए हैं। वे वेस्टर्न सहारा को अपने पुरखों की ज़मीन मानते हैं। उन्होंने मोरक्को के साथ सशस्त्र संघर्ष भी किया, लेकिन वे जीत नहीं पाए। फिर अल्जीरिया की मदद से सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि SADR की स्थापना की। SADR को लगभग 45 देशों की मान्यता मिली हुई है। इसको लेकर भी मोरक्को और अल्जीरिया आपस में झगड़ते रहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में होने के बावजूद मोरक्को अपने पड़ोसियों से थोड़ा अलग है। इतिहास में इस हिस्से पर अलग अलग संस्कृतियों का दखल रहा, इसका असर आज भी दिखाई देता है। मोरक्को के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी जान लेते हैं। आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ मोरक्को। आबादी लगभग 3 करोड़ 80 लाख। धर्म 99% आबादी इस्लाम की सुन्नी धारा का पालन करती है। 0.1% से भी कम शिया हैं। बाकी में ईसाई, यहूदी और बाकी धर्मों के लोग हैं। मोरक्को का राजकीय धर्म इस्लाम है। मुख्य भाषाएं अरबी, फ्रेंच और बेबर कबीले की उपबोलियां। एरिया लगभग 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा। करेंसी मोरक्को दिरहम। अभी मोरक्को के 1 दिरहम की कीमत भारत में 8 रुपए से थोड़ी अधिक है। राजधानी रबात, इसका शाब्दिक अर्थ होता है सुरक्षित किला। मोरक्को में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है। यहाँ संसद भी है। राजा भी सरकार की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के पास, जबकि राष्ट्र का मुखिया राजा होता है। ये जो सिस्टम है वो काफी हद तक ब्रिटेन से मिलता जुलता है, लेकिन मोरक्को में सभी अहम मुद्दों पर अंतिम फैसला होता है राजा का, जबकि ब्रिटेन में राजशाही के पास कोई असली शक्ति नहीं है। आपने मोरक्को के बारे में बेसिक चीजें समझ ली होंगी। अब इसका इतिहास भी जान लेते हैं। मोरक्को का लिखित इतिहास 1000 ईसा पूर्व से मिलता है। इतिहासकारों के मुताबिक इस इलाके में सबसे पहले लेबनान के व्यापारी आए थे। उन्होंने मोरक्को में बहुत सारे बाजारों की नींव रखी। धीरे धीरे लोगों की बसाहट यहाँ पर शुरू हुई। फिर बेबर कबीलों ने किंगडम ऑफ मॉरिटियाना की स्थापना की। मौजूदा समय में ये एक अलग देश है। और उसके बाद आए रोमन। उन्होंने बेबर कबीले का प्रभाव कम कर दिया। पहली सदी में वो मॉरिटियाना को जीत चुके थे। उत्तरी अफ्रीका पर उनका एक अधिकार था। उनका शासन 6वीं सदी तक चला। 7वीं सदी में इस्लाम का उदय हुआ। 705 ईस्वी में इस्लाम मोरक्को पहुंच चुका था। इसके साथ ही मोरक्को रियासतों में बंट गया। उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई कई 100 सालों तक चली। इसके कारण शासक वंश बदलते रहे। ये भगदड़ 17वीं सदी में जाकर थमी। 1666 ईस्वी में मोरक्को में अल्विया वंश का शासन शुरू हुआ। यही आज तक मुल्क चला रहा है। इसी वंश के मोहम्मद सिक्स्थ मोरक्को के मौजूदा सुल्तान है। हालांकि इस बीच में कई बड़े उतार चढ़ाव भी आए। 19वीं सदी में खिलाफत का रुतबा घट रहा था। ऐसे में यूरोप के औपनिवेशिक देश आगे आए। मोरक्को में स्पेन और फ्रांस की दिलचस्पी थी। जर्मनी ने इसका विरोध किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ब्रिटेन ने
फ्रांस का साथ दिया। 1912 में सुल्तान को आंतरिक विद्रोह से बचाने के नाम पर फ्रांस ने मोरक्को को अपने कंट्रोल में ले लिया। स्पेन को भी 2 शहरों का नियंत्रण मिला। स्थानीय बेबर कबीलों ने इसका विरोध किया। 1920 में क्रांति भी हुई, लेकिन स्पेन और फ्रांस ने मिलकर उन्हें आसानी से हरा दिया। दूसरे विश्व युद्ध के समय मोरक्को का कैसाब्लांका एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। जनवरी 1943 में भीषण लड़ाई के बीच तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और फ्री फ्रांस के नेता चार्ल्स डी गॉल इसी शहर के अनफा रिजॉर्ट में इकट्ठा हुए थे। फ्री फ्रांस फ्रांस की निर्वासित सरकार को कहा जाता था। इस मीटिंग में जर्मनी पर बमबारी, परमाणु बम की रिसर्च और जापान के सरेंडर पर चर्चा हुई। यहीं पर जर्मनी, इटली और जापान से बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति बनी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने तब लिखा था, किसी भी अन्य सम्मेलन की तुलना में सबसे जरूरी फैसले कैसाब्लांका में लिए गए। साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। औपनिवेशिक देशों में आज़ादी की मांग उठने लगी। ये लहर मोरक्को में भी पहुंची। उस समय सुल्तान मोहम्मद पंचम का शासन हुआ करता था। उन्होंने भी फ्रांस से आज़ादी की मांग की, लेकिन फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं था। उसने अगस्त 1953 में सुल्तान को गद्दी से उतारकर निर्वासन में भेज दिया। इसका भारी विरोध हुआ। फ्रांस को झुकना पड़ा। 1956 में मोहम्मद पंचम की वापसी हुई। आखिरकार मार्च 1956 में फ्रांस ने मोरक्को की आज़ादी को मान्यता दे दी। 2 इलाकों पर स्पेन का नियंत्रण बना रहा। साल 1961 में मोहम्मद पंचम की मौत हो गई। फिर सत्ता उनके बेटे हसन द्वितीय के पास आई। उनका शासन 1999 तक चला। इस काल को मोरक्को के आधुनिक इतिहास में सबसे अहम माना जाता है। इस दौरान 3 बड़ी घटनाएं भी घटी। नंबर 1, तख्ता पलट की कोशिश। वो 10 जुलाई 1971 की तारीख थी। उस रोज हसन द्वितीय के जन्मदिन की पार्टी थी। सुल्तान ने डिप्लोमैट्स और दूसरे गणमान्य लोगों को न्योता भेजकर बुलाया था, लेकिन सेना के विद्रोही गुट का कुछ और ही इरादा था। उन्होंने पार्टी में घुसकर 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। राजा ने बाथरूम में छिपकर अपनी जान बचाई। गोलीबारी थमने के बाद वो बाहर निकले। उनको देखते ही विद्रोही मिलिट्री अफसर ने बंदूक नीचे फेंक दी। कुछ ही समय के अंदर बागी गुट को गिरफ्तार कर गोली मार दी गई। इस घटना के बाद सुल्तान ने मोहम्मद ओफकीर को अपना डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। ये उनकी बड़ी भूल थी। इसने एक बार फिर उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। दरअसल अगस्त 1972 में सुल्तान पेरिस से वापस लौट रहे थे। जैसे उनका हवाई जहाज मोरक्को की सीमा में दाखिल हुआ, उन्हें 4 फाइटर जेट्स ने घेर लिया। सुल्तान के जहाज पर फायरिंग हुई, लेकिन किसी तरह पायलट ने प्लेन सुरक्षित तरीके से लैंड करा दिया। तब उन्होंने रेडियो पर संदेश भेजा, सुल्तान की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही फाइटर जेट्स वापस लौट गए। इसके बाद साजिश करने वालों को ढूंढकर मार दिया गया। इस साजिश का मास्टरमाइंड डिफेंस मिनिस्टर ओफकीर था। उसने अपने महल में आत्महत्या कर ली। इसके बाद भी सुल्तान को मारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन वो हमेशा सुरक्षित बच निकले। इस बीच उन्होंने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ज़मीनें बांटी, रोजगार के अवसर बढ़ाए और भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। फिर 1975 में उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पूरा मुल्क उनके पीछे खड़ा हो गया। इस घटना को इतिहास में ग्रीन मार्च के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 2, ग्रीन मार्च। नवंबर 1975 में हसन द्वितीय ने मोरक्को के 3,50,000 लोगों को ट्रकों में भरकर वेस्टर्न सहारा की तरफ रवाना किया। ये इलाका मोरक्को के दक्षिण में है। उस समय इस इलाके पर स्पेन का शासन चल रहा था, लेकिन लंबे समय से चल रहे विद्रोह के कारण वो जाने की तैयारी भी कर रहा था। सुल्तान के भेजे 3.5 लाख लोगों ने वेस्टर्न सहारा पर मोरक्को का दावा मजबूत कर दिया। स्पेन ने वेस्टर्न सहारा का कंट्रोल मोरक्को और मॉरिटानिया को सौंप दिया। पोलिसारियो फ्रंट ने इसका विरोध किया। वे लंबे समय से स्पेन से आज़ादी की मांग कर रहे थे। उन्हें अल्जीरिया और लीबिया का सपोर्ट मिल रहा था। उन्होंने हिंसा की धमकी दी। जवाब में मोरक्को और मॉरिटानिया ने अपनी सेना भेज दी। 1979 में मॉरिटानिया ने हाथ खींच लिया, जिसके बाद मोरक्को अकेला पड़ गया, लेकिन वो अपने दावे पर डटा रहा। 1984 में सुल्तान ने लीबिया के तानाशाह नेता मुअम्मार अल-गद्दाफी से समझौता कर लिया। इसके तहत लीबिया ने पोलिसारियो फ्रंट से सपोर्ट वापस ले लिया। 1980 के दशक में अल्जीरिया की स्थिति भी कमज़ोर हो रही थी। उसके लिए भी सपोर्ट देना मुश्किल हो रहा था। इसने मोरक्को की स्थिति मजबूत कर दी। 1991 में पोलिसारियो फ्रंट और मोरक्को के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया। ये समझौता 2020 में टूट गया, मगर मोरक्को वेस्टर्न सहारा में बना हुआ है। हसन द्वितीय के शासनकाल की तीसरी बड़ी घटना थी संवैधानिक राजशाही का पालन। उनसे पहले तक मोरक्को में निरंकुश राजशाही थी, यानी राजा का वचन ही शासन होता था। हसन द्वितीय के शासन में कई बार संविधान बदला गया। इसमें संसद की स्थापना से लेकर राजनीतिक पार्टियों को आज़ादी देने का दिखावा हुआ, लेकिन असली शक्ति सुल्तान के पास बनी रही। ये स्थिति हसन द्वितीय के बाद बरकरार है। मोरक्को में सबसे ऊपर सुल्तान है। सेना की कमान उन्हीं के पास रहती है। प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार भी सुल्तान के पास है। सुल्तान जब चाहें तब किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।
अगर उनका मन हुआ तो संसद भी भंग कर सकते हैं। न्यायपालिका का मुखिया भी सुल्तान ही होता है। इसलिए ये कहने को संवैधानिक राजशाही है, मगर असलियत में ये राजतंत्र का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। खैर, जुलाई 1999 में हसन द्वितीय की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तब सत्ता आई उनके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सिक्स्थ के पास। गद्दी पर बैठते समय उसकी उम्र 35 साल थी, मगर उसने शादी नहीं की थी। उसकी छवि प्ले बॉय की थी। उसको सुंदर महिलाओं के साथ पार्टियां करना और रंगीन कपड़े पहनना बेहद पसंद था। अचानक से उसकी भूमिका बदल गई। उसे मोरक्को का सुल्तान बना दिया गया था। उसके हिस्से में बिखरी विरासत आई थी। राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव चरम पर था। मोरक्को पर प्रेस और आलोचकों के दमन के आरोप लग रहे थे। आरोप मानवाधिकार उल्लंघन के भी थे। देश में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या भी थी। मोहम्मद सिक्स्थ ने सब ठीक करने का दावा किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा ये हुआ कि उनकी निरंकुशता बढ़ती गई। फिर 2011 में अरब देशों में बवाल शुरू हुआ। ट्यूनीशिया से शुरू हुई क्रांति सीरिया, यमन, इजिप्ट, लीबिया समेत कई देशों में पहुंची। इसका असर मोरक्को में भी दिखाई दिया, लेकिन सुल्तान के खिलाफ आंदोलन जोन नहीं पकड़ पाया। हालांकि अरब स्प्रिंग की वजह से उन्हें बहुत सारे बदलाव करने पड़े। नया संविधान लागू किया गया। सुल्तान ने अपनी कई शक्तियां प्रधानमंत्री और संसद को ट्रांसफर की। संसद को भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री को मिला। क्षमादान का अधिकार संसद को दे दिया गया। इससे पहले इन पर सुल्तान का एक अधिकार हुआ करता था। हालांकि ये बदलाव भी छलावा साबित हुए। मोरक्को में समस्याएं बरकरार रहीं। फिलहाल 3 मुद्दों को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। क्या क्या है वो मुद्दे? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी तंत्र का दमन। कहा जा रहा है ये मुद्दे उनकी कुर्सी भी खा सकते हैं। इसकी संभावना कम है, फिर भी इसने मोरक्को को संकट के दलदल में धकेल ही दिया है। और इन सब के बीच सुल्तान क्या कर रहे हैं? वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में हिस्सा ले रहे हैं। 1999 में कुर्सी पर बैठने के बाद से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक बार भी टीवी पर कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो इंटरनेशनल समिट में हिस्सा लेने से बचते हैं। द इकोनॉमिस्ट के एक लेख में निकोलस पलहाम लिखते हैं, उनका पहनावा, उनका चाल चलन, उनकी आदतें आदि बताते हैं उन्हें सुल्तान बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कुछ और ही होना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे का लोभ भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। 2018 के बाद से सुल्तान की गतिविधि में भयानक अंतर आया है। वो अब अपने मंत्रियों और अधिकारियों से भी नहीं मिलते। वो एक बरस में 200 से अधिक दिनों तक देश से बाहर रहते हैं। उन्हें समंदर में महंगी यॉट्स पर शराब पीना पसंद है, लेकिन मुल्क में तड़प रही जनता का दुख वो नहीं देखना चाहते। उन्हें अपने सुख के अलावा किसी और चीज की कोई चिंता नहीं है। 2018 में ऐसा क्या हुआ? उस बरस उनकी मुलाकात अबू अज़तार और उसके 2 भाइयों से हुई। अबू जर्मनी में पैदा हुआ था, लेकिन उसके माता पिता मोरक्को में ही पैदा हुए थे। जवानी के दिनों में वो कई बरस तक जेल में रहा। कार चुराने, हफ्ता वसूलने और अपनी गर्लफ्रेंड को पीटने के आरोपों में वो 2 बार जेल गया। बाद में उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में करियर बनाने का फैसला किया, चैंपियन भी बना। 2016 में वो सुल्तान से मिला। कालांतर में तीनों भाइयों ने सुल्तान पर ऐसा जादू किया कि वो उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। जैसे जैसे उनकी दोस्ती बढ़ी, मोरक्को में अबू अज़तार का रुतबा बढ़ता चला गया। तीनों भाइयों ने सुल्तान की फिटनेस सुधारने में मदद की। 2018 से पहले तक सुल्तान का वजन काफी बढ़ा हुआ था। उन्हें अस्थमा और दूसरी छोटी मोटी बीमारियां भी थी। अबू ने उनके लिए उनके महल में जिम बनवाया, हेल्थ सुधारी और फिर सुल्तान की फैमिली का हिस्सा बन गया। अब हालात ये हैं कि अबू अज़तार और उसके भाइयों के पास मोरक्को में शानदार हवेलियां हैं। वे मोरक्को के मिलिट्री प्लेन्स में सफर करने लगे। वे राजमहल में जब चाहें तब जा सकते हैं। उनके पास सुल्तान की किसी भी कार को इस्तेमाल करने का हक है। जब उनकी मां की मौत हुई तो सुल्तान ने दफनाने के लिए रास्सी जमीन दे दी। इससे पहले तक सुल्तान ने इतना अधिकार किसी भी भारी व्यक्ति को नहीं दिया था। अगर बात यहीं तक होती तो मोरक्को के लोगों ने सब्र कर लिया होता, लेकिन मामला इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। मंत्रियों और अधिकारियों को सुल्तान से मिलने के लिए अबू और उसके भाइयों से होकर गुजरना होता है। उनके इशारों पर सरकारी फैसले लिए जाने लगे हैं। वे सुल्तान को जहां चलने के लिए कहते हैं वो कभी मना नहीं करते। मोरक्को में भले ही संवैधानिक राजशाही हो, लेकिन अभी भी असली शक्तियां सुल्तान के पास ही हैं। अंतिम फैसला सुल्तान का होता है। उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। बहुत सारी योजनाएं लागू नहीं की जा सकती। ये जानने के बावजूद उन्होंने खुद को अपनी जिम्मेदारियों से अलग कर लिया है। निकोलस पलहाम को एक अधिकारी ने कहा, मुल्क बिना किसी कप्तान के चल रहा है, कभी भी टूटकर बिखर सकता है। निकोलस पलहाम कहते हैं, मोरक्को में इस समय अभूतपूर्व संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। लोगों को ये नहीं पता उनका राजा क्या कर रहा है। उन्हें ये अंदाजा भी नहीं है कि वो कितनी शक्तियां इन भाइयों को दे सकता है। ये स्थिति लंबे समय तक कायम नहीं रह सकती। बहुत जल्द कोई बड़ी घटना दिख सकती है। मोरक्को और देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। तो आज की दुनियादारी में दोस्तों बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बहुत ज़्यादा मौज आने वाली है। हमारा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, बुलेट की रफ्तार से बात करता है। थैंक यू।
कितने देशों का ठप्पा है तुम्हारे पासपोर्ट? आई डोंट कीप अकाउंट। ये बहुत ही स्वैग वाला स्टेटमेंट है गुरु। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वहाँ एकदम गोली चल गई धाएं, ऐसी गोली वोली बहुत चलती है क्या मैक्सिको में? मैक्सिको में इनफैक्ट लोग ऑर्गेनाइज कार्टेल और क्राइम को अच्छा मानते हैं। मतलब जैसे कई डिलीवरी कंपनीज मैक्सिको और ब्राजील में ऐसी गाड़ियां बनाते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं वो। अच्छा। कोई चोरी करने आए ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। जैसे मैक्सिको की जो करी बनती है उसको बोलते हैं मोले। वो चॉकलेट से बनती है। अब करी चॉकलेट से? हाँ, और चॉकलेट की जो करी है आपको लगेगा कि मैं कोई मतलब आंध्रा की हार्डकोर तीखी चिकन की डिश खा रहा हूँ। जैसे हमने चीन के खाने के साथ जो छीछा लेदर की है, हाँ, मतलब चाउमीन अब जैसी बनती है। ओरियो की भी मैगी बन रही है। नहीं पर ओरियो की मैगी तो मैं मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिख सकता हूँ कि इस पे बैन लगना चाहिए। अमेरिका में लोग किस तरह के आलतू फालतू नशे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कफ सिरप पी लेते हैं, विक्स सूंघ लेते हैं। इसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है कि मैं कितनी कायदे की बातें करने के लिए आया हूँ और क्या बातें हो रही हैं। नहीं, आपका पॉइंट सही है। तो मैक्सिको के अलावा अर्जेंटीना गए हो? यस। वहाँ सब लोग फुटबॉल खेलते हैं? कोई इक्वेडोर, साल्वाडोर, कोई टीम वर्ल्ड कप को फोड़ेगी नहीं। ब्राजील से हमेशा होप होगी, कभी फोड़ेगी नहीं। टूटा हुआ दिल लेके बैठा है लड़का। एग्जैक्टली। जख्मी दिल वाले हो? ब्राजील से लिए। यस। भाप जाते हैं हम पुअर नहीं है, बांग्लादेश पुअर है। हम कट्टर नहीं है, पाकिस्तान प्रॉब्ली कट्टर होगा। तो वो सिमिलर कहानी है। चीन अभी किस कैटेगरी में? 2016 से चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, 2016 से अमेरिका के पीछे छोड़ा हुआ है। अमेरिका कैसे महान बना था आर्थिक रूप से? अमेरिका की 20% लेबर फोर्स इमिग्रेंट्स है, पर दोनों नेशन एक दूसरे को ऐसे दो बड़े गोरिल्लाज एक दूसरे को घूर रहे हैं और पता नहीं कब क्या करेंगे। आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, चीन के उदाहरण दिए। इंडियन मार्केट कैसा नजर आता है? हम अभी भी वो शाय ब्राइड है, जिसको मतलब हम अभी भी एक वो शर्मीली दुल्हन है जो पक्का डिसाइड नहीं कर रही कि हमको वैसे ही शादी करनी। थोड़े सोशलिस्ट, थोड़े कैपिटलिस्ट। अमेरिका ऑलमोस्ट 4% यदि खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का, जबकि इतनी बड़ी जीडीपी है। हम 0.5% खर्चा करते हैं रिसर्च में। आपके प्यार के क्षेत्र यूपी बिहार, ये इंडिया के गले के अराउंड एक बहुत बड़ी घंटी है जो ऐसे नीचे खींच रही है इंडिया को, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। सुन रहे हो? थोड़ा सा बुरा लगे तो कुछ काम कर लो। है कितना सुनना पड़ता है तुम लोगों की वजह से हमको। वर्ल्ड वाइड फार्मिंग इज अ स्कैम। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें फार्मर रिच है। कोई भी कंट्री, अमेरिका में फार्मर कहीं रिच होता ही नहीं। रिच फार्मर इज अ मिथ। हमारे यहाँ इंडिया में यही है, आदमी बैठा रहता है कि ये बोल रहा है, इसको मैं सुनूं ना सुनूं, गुनूं ना गुनूं, पहले इसके ऊपर एक लेबल लगा दूं।